हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीपीसी का सेक्शन नंबर 10। पिछली वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 3, 4 और सेक्शन 5 और सेक्शन 6 और सेक्शन 9 के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सेक्शन नंबर 10, वाद को रोक दिया जाना। यदि किसी न्यायालय में ऐसे वाद का परीक्षण किया जा रहा है जो पहले ही दायर किए गए किसी अन्य वाद में प्रत्यक्ष रूप से और सार रूप से वही है, और ऐसे अन्य वाद चाहे वह भारत की किसी भी न्यायालय में हो, संस्थित हो, या राज्य सरकार द्वारा किसी विदेशी न्यायालय में संस्थित हो, या सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, तो बाद में दायर किए गए वाद का परीक्षण न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया जाएगा। जब किसी वाद को दाखिल किया गया और इसमें ये पाया गया कि वो वाद जो है पहले से किसी न्यायालय में या उसी न्यायालय में दाखिल किया गया है, ठीक है, या जो है भारत के किसी भी न्यायालय में दाखिल किया गया है, या राज्य सरकार द्वारा कि कोई जो है विदेशी न्यायालय स्थापित किया है राज्य सरकार में ने, उसमें वो वाद दाखिल किया गया, या सर्वोच्च न्यायालय में कोई वाद या उच्च न्यायालय में कोई वाद लंबित है, तो इस स्थिति में जो बाद में दायर किया जाता है वाद, न्यायालय उस वाद को स्थगित कर देगी। अब आगे देखते हैं। सेक्शन नंबर 10 को विचाराधीन न्याय भी कहते हैं और इंग्लिश में रेस सब जुडिकेटा भी कहते हैं। अब सेक्शन नंबर 10 का उद्देश्य देख लेते हैं। धारा 10 का उद्देश्य दो समवर्ती अधिकारिकता वाले न्यायालय को दो समांतर वादों जिसमें वही पक्षकार, वही वाद हेतु, वही विषय और वही अनुतोष हो, दोनों को एक साथ ग्रहण करने और न्याय निर्णय करने से रोकना है। धारा 10 का उद्देश्य यह है कि दो एक जैसे वाद को जिसमें जो है वही पक्षकार हैं, वही वाद हेतुक है, वही विषय है, वही अनुतोष हो, दोनों को जो है एक साथ ग्रहण करने के लिए रोकना है। क्योंकि जब एक साथ एक ही वाद बिंदु को ग्रहण करेगी न्यायालय, तो मान लीजिए किसी और न्यायालय में एक वाद दाखिल किया गया है और किसी दूसरे न्यायालय में उसी वाद बिंदु को लेकर वही वाद दाखिल किया गया है, तो जो है जब वहाँ की न्यायालय जो है न्याय निर्णय कर देगी, वो अपने समझ बूझ के अपने विवेक पे न्याय निर्णय करेगी। दूसरा न्यायालय जो है उसमें जो है अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो है वो उसमें वाद का निर्णय करती है। तो इस स्थिति को रोकने के लिए कि एक ही वाद बिंदु के दो वाद ना दाखिल हों, इस स्थिति को रोकने के लिए है। दूसरा, धारा 10 यह भी उद्देश्य है कि वाद की बहुलता को रोकना, मतलब कि वाद की बहुलता की एक ज़्यादा अधिक वाद ना हो जाए, इसको भी रोकना है। धारा 10 में जो प्रावधान दिया गया है उसका यह उद्देश्य नहीं है कि वह दूसरे वाद को संस्थित करने से रोकता है, बल्कि उसका विचारण करने से रोकता है। जो धारा 10 में ये बताया गया है, मतलब इसका ये उद्देश्य नहीं है कि दूसरे वाद को संस्थित करने से रोकना, नहीं, वो जो है जो दूसरा वाद होता है, जैसे पूर्ववर्ती वाद में कोई वाद दाखिल किया गया पहले, तो फिर वही वाद बिंदु को लेके दूसरा जो है वाद संस्थित किया जाता है, तो उस वाद को रोकता नहीं है संस्थित करने से, बस उसका जो है विचारण करने से उसको रोक देता है। धारा 10 की जो है अनिवार्य शर्तें जान लीजिए। पश्चातवर्ती वाद एक ऐसे न्यायालय में संस्थित होना चाहिए जिस पर इस संहिता का विस्तार होना चाहिए हो। जो बाद का जो है वाद ऐसे न्यायालय में दाखिल होना चाहिए जहाँ पे इस संहिता का विस्तार हो। दूसरा, पश्चातवर्तीवाद में मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंटली सेम होने चाहिए जो पूर्ववर्ती वाद में थे। मतलब कि जो पश्चातवर्तीवाद में मैटर इन इशू, ठीक है, और डायरेक्टली और सब्सटेंटली सेम होने चाहिए। वाद बिंदु, वाद विषय वस्तु, अनुतोष, पक्षकार सब सेम होने चाहिए जो पूर्ववर्ती वाद में था। दोनों वाद या तो उन्हीं पक्षकार के बीच हों या ऐसे पक्षकार के बीच हों जिनका वही अधिकार के अधीन उनमें से कोई भी दावा करता है। दोनों वाद जो है एक ही पक्षकार के बीच हों या जो है उनके उत्तराधिकारी के बीच में हो। दोनों वाद में सेम हैसियत होनी चाहिए।
मैंने आपको बता दिया क्या क्या इसकी 4 शर्तें हैं कि पश्चातवर्ती वाद जो है वो ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जाना चाहिए जो इस पे इस संहिता का विस्तार हो। पश्चातवर्तीवाद और पूर्ववर्तीवाद में मैटर इन इशू सेम होने चाहिए, डायरेक्टली और सब्सटेंटली सेम होने चाहिए, ठीक है। और दोनों वाद में जो है सेम पक्षकार चाहे उसके उत्तराधिकारी सेम होने चाहिए और दोनों की हैसियत जो है सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देखेंगे, इससे हमें अच्छे से समझ में आएगा। आ जो है कलकत्ता का निवासी है और उसका अभिकर्ता बा कालीकट का निवासी है। आ ने बा के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वाद कलकत्ता में दाखिल किया और वही वाद हेतु अनुतोष और वही विषय लेकर कालीकट में वाद संस्थित करता है। मतलब आ जो है एक वाद कलकत्ता में दाखिल करता है और वही वाद हेतुक और अनुतोष और वही विषय लेकर कालीकट में एक वाद दाखिल करता है, वाद संस्थित करता है। अतः कालीकट का न्यायालय आ के वाद को धारा 10 विचाराधीन के अंतर्गत स्थगित कर देता है, ठीक है। क्योंकि जो है कलकत्ता तो उसी देश में है, भारत देश में ही, और कालीकट भी भारत देश में है। तो जब कलकत्ता में एक बार वाद दाखिल किया गया है, उसका निर्णय नहीं हुआ है और कालीकट में और एक वाद दाखिल कर दिया, तो इसमें जो है न्यायालय बाध्य होगी कि वो जो है उस वाद को स्थगित कर दें। परंतु यदि बा जो आ का अभिकर्ता है वो कोलंबो में रहता, ठीक है, जो बा का आ जो है बा का अभिकर्ता है वो कोलंबो में रहता, बा कोलंबो में रहता और आ जो है जाके कलकत्ता में करता वाद और जाके कोलंबो में वाद दाखिल करता, तो इस स्थिति में विदेशी न्यायालय इस धारा के अंतर्गत बाध्य नहीं होगी कि वह उस मामले का सुनवाई ना करे, उसको विचारण ना करे। वो मामला जो है विदेशी न्यायालय में विचारण कर सकता था, क्योंकि विदेशी न्यायालय इस धारा के अंतर्गत बाध्य नहीं है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 पूर्ववर्ती न्याय रेस जुडिकेटा, इसको प्रांग न्याय भी कहते हैं। सेक्शन नंबर 10 का भी यही 3 नाम है, विचाराधीन न्याय, वाद को रोक दिया जाना, रेस सब जुडिकेटा, और धारा 11 का भी 3 नाम है, पूर्ववर्ती न्याय, रेस जुडिकेटा, प्रांग न्याय। कोई ऐसा तथ्य जिस पर निर्णय दिया जा चुका है, ठीक है, कोई ऐसा तथ्य जिस पर निर्णय दिया जा चुका है, उसकी सुनवाई हो चुकी है और उसको दोबारा नहीं सुना जाएगा। कोई ऐसा तथ्य हो जिसका निर्णय हो चुका है, उसकी सुनवाई नहीं होगी और ना उसको दोबारा सुना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए नाम का कोर्ट है, इसमें जो है दो पक्षकार ने वाद संस्थित किया, ठीक है, और उस वाद की सुनवाई भी हो गई और डिग्री भी पारित हो गई। तो उसी मैटर को लेकर कोई अन्य पक्षकार किसी कोर्ट में वाद संस्थित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मान्य नहीं होगा। जब एक बार वाद संस्थित हो गया, उस पर निर्णय हो गया, उसकी सुनवाई अच्छे से हो गई, फिर वही वाद विषय लेकर आप दूसरे कोर्ट में या वही कोर्ट में उस वाद को संस्थित नहीं कर सकते। प्रांग न्याय के लिए जो धारा 11 के अंतर्गत न्यायालय बाध्य होगी कि वो जो है मैटर वो नहीं सुनेगा, लेकिन हाँ उसकी अपील की जा सकती है, उसकी सुनवाई नहीं की जा सकती, लेकिन अपील की जा सकती है। अब देखिए इससे जो है इम्पोर्टेंट केस लॉ जान लीजिए। दरियाव सिंह बनाम स्टेट यूपी 1961, सत्यसाधन घोषल वर्सेस देवरिन देवी AIR 1960। ये 2 केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप लिख लीजिए। जिस वाद को सुना जा चुका है, जो वाद सुना जा चुका है, निर्णय भी दिया जा चुका है, तो उस वाद को उन्हीं तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर पुनः विचारण नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ, फिर इसमें लिखा गया है कि जिस तथ्य पे एक बार सुनवाई की जा चुकी है और निर्णय दिया जा चुका है, वही तथ्य और वही साक्ष्य को लेकर फिर सुनवाई और निर्णय नहीं किया जाएगा। धारा 11 पूर्व न्याय जो है उसमें बेयर एक्ट में देखिए क्या कहा गया है, कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगी जिसमें प्रत्यक्षता और विवादक तथ्य में जो है वही हक के लिए हो
और वही पक्षकार के बीच हो, और ऐसे पक्षकार के बीच हो जिनका अधिकार सेम हो, ठीक है, उसी हक के लिए हो और वही पक्षकार हो और उनका जो है अधिकार भी सेम हो। इसमें जो है धारा 11 में 8 तरीके के स्पष्टीकरण दिए गए हैं। पूर्ववर्ती वाद पद ऐसा वाद का तात्पर्य जो प्रश्नगत वाद के पूर्व ही निश्चित किया जा चुका है। पूर्ववर्ती वाद मतलब पहले के वाद में जो है जितने भी प्रश्नगत वाद थे उनका जो है पहले से ही विचारण किया जा चुका और सुनवाई भी की जा चुकी है, निर्णय पारित हो गया। स्पष्टीकरण 2 कहता है जिस न्यायालय में पूर्व में किसी वाद या विवादक का विनिश्चय हुआ तो उसकी क्षमता सक्षमता के बारे में अवधारित किया जाएगा और यह नहीं देखा जाएगा कि उस न्यायालय की अपील करने की क्या शक्तियां हैं, ठीक है। जिस न्यायालय में उसको पूर्ववाद को जो है देखा गया है, सुना गया है, निर्णय पारित किया गया, उसकी सक्षमता को देखा जाएगा और लेकिन उसको उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि उसकी अपील करने की शक्ति क्या थी। स्पष्टीकरण नंबर 3 ऊपर निर्देशित ये दोनों में निर्देशित विषय का पूर्ववर्ती वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथन और दूसरे के द्वारा अभिव्यक्त अविवक्षित रूप से प्रत्याख्यान आवश्यक है। एग्जाम्पल देखिए, इसमें ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ी सी कठिन लैंग्वेज है। ए और बी दोनों पक्षकार हैं और इन दोनों में किसी एक तथ्य का अभिकथन किया गया और दूसरे व्यक्ति द्वारा या तो स्वीकार किया जाएगा या तो मना किया जाएगा, ठीक है। दोनों ने अभिकथन दाखिल किया और तथ्य दाखिल किया, उसमें से जो है एक पक्षकार मुकदमे में तो यही तो होता है कि एक जो पक्षकार है वो डिनाई करता है और एक पक्षकार ये कहता है कि नहीं ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, और एक पक्षकार अस्वीकार करता है, एक पक्षकार स्वीकार करता है। स्पष्टीकरण नंबर 4 ऐसे किसी वाद में विषय के बारे में जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद से प्रतिरक्षा या आक्रमण बनाया जा सकता था लेकिन ऐसे नहीं किया गया तो वहाँ पर यह समझा जाएगा कि उसका भी निपटारा पूर्व में कर दिया गया। कोई वाद है, उसको दाखिल किया गया है और उसमें जो है कोई ऐसा प्रतिरक्षा करने के लिए, आक्रमण करने के लिए विपक्षी के ऊपर, ठीक है, वो कोई बातें छूट जाती हैं और फिर बाद में उस बात को सोच के ये कहा जाता कि नहीं इस जो है वाद में इस बातों को नहीं रखा गया जिससे मैं जीत जाता, ये नहीं कहा जा सकता पक्षकारों के द्वारा, क्योंकि अगर उस मुकदमे से रिलेटेड वो बात है, वो प्रतिरक्षा करने के लिए, वो आक्रमण करने के लिए वो बात है, तो ये समझा जाएगा कि उसका निपटारा उसी मुकदमे के साथ हो गया है, चाहे उस बात को प्लेंट में कहा गया हो या नहीं कहा गया हो। स्पष्टीकरण नंबर 5 यदि वाद में अनुतोष का दावा किया गया है और डिक्री में अभिव्यक्त रूप से अनुतोष के बारे में नहीं दिया गया तो यह समझा जाएगा कि अनुतोष को खारिज कर दिया गया है। जैसे कोई प्लेंट जब दाखिल होता है तो उसमें जो है रेमेडी मांगी जाती है, ठीक है, तो प्लेंट में तो रेमेडी है लेकिन जब डिक्री पारित होती है, न्यायालय जो है डिक्री में उस रेमेडी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं करता, तो ये समझा जाएगा कि न्यायालय ने उसकी जो रेमेडी है पक्षकार की, चाहे वो डिफेंडेंट हो, चाहे वो वादी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, तो उसको जो है ये समझा जाएगा कि उस अनुतोष को खारिज कर दिया है न्यायालय ने। स्पष्टीकरण नंबर 6 पूर्व न्याय का सिद्धांत लोक अधिकारियों पर PIL पर भी लागू होता है। जो लोक अधिकारी के अंतर्गत मुकदमा जो है दिया जाता है PIL पर, उस पर भी लागू है और प्रतिनिधियों पर भी लागू है। जो प्रांग न्याय का सिद्धांत है वो प्रतिनिधियों पर भी लागू है और लोक अधिकारियों पर भी लागू है। स्पष्टीकरण नंबर 7 पूर्व न्याय का सिद्धांत किसी डिक्री के निष्पादन पर भी लागू होता है। कोई डिक्री का जो निष्पादन होता है उस पर भी पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है। स्पष्टीकरण नंबर 8 पूर्व न्याय का सिद्धांत सीमित अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा किसी विवादक के विषय पर भी लागू होता है। मतलब इसमें देखिए थोड़ा सा आप मैंने फिगर बनाया है और थोड़ा आप भी अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आएगा। जैसे पूर्ववर्ती वाद में किसी लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, और इसके लिए वाद दाखिल किया गया। जो पहले का वाद था उस टाइम उस लैंड की जो कीमत थी 5 लाख रुपीज़ थी, ठीक, और जो बाद में इसका जो है 5 लाख रुपीज़ थी,
इस न्यायालय में जिसने दाखिल किया गया पहले का वाद, तो इसमें इस न्यायालय ने और इसकी न्यायालय की जो है जो धन संबंधित अधिकारिकता थी वो 10 लाख रुपए तक थी या 6 लाख रुपए तक थी, और 5 लाख रुपए तक की इसकी लैंड की जो है प्राइस थी। तो उसमें जो है न्यायालय इस पर डिक्री पारित कर दिया। ठीक, फिर बाद में जो है कुछ समय बीता और यहाँ पे जो है पश्चातवर्ती बाद में वाद दाखिल किया गया। उस टाइम इस लैंड की जो प्राइस थी वो 10 लाख रुपीज़ हो गई। ठीक है, तो बाद में पश्चातवर्ती वाद में ये नहीं कहा जाएगा कि इस न्यायालय को इस लैंड की अधिकारिकता नहीं थी जिसने डिक्री पारित कर दिया, ये नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जब इस लैंड के जो विचारण चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, तो इस टाइम तो न्यायालय का जो है क्षेत्राधिकार था पैसे का, लेकिन अब जो है इस लैंड की भूमि जो है, ये लैंड का जो है पैसा बढ़ गया, 10 लाख रुपए हो गया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इनका जो है अधिकारिकता नहीं था, इनका अधिकारिकता था। ये भी रेस जुडिकेटा के अंतर्गत लागू होता है। अब कुछ मैगजीम है रेस जुडिकेटा का, वो जानिए। नेमो डेविड बिस वेक्सेरी प्रो उना एट ईडम क्यूजा। किसी भी व्यक्ति को एक वाद हेतु के लिए दोबारा नहीं तंग किया जाना चाहिए, दूसरे शब्दों में दोहरे वाद से सुरक्षा। रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेड ऑक्ची पिक्चर, अर्थात एक न्यायिक निर्णय को सही माना जाना चाहिए। अभी इसमें देखिए तीसरा मैगजीम इंटरेस्ट रिपब्लिकास उट सिट फिनिश लीटिम, अर्थात यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो जाए। अब प्रांग न्याय के आवश्यक तत्व जानिए। प्रांग न्याय का वर्जन बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना चाहिए। ठीक है, 2 वाद होने चाहिए, पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती। जिस न्यायालय में पूर्ववर्ती वाद निर्णय दिया गया हो उसमें जो पश्चातवर्ती वाद पर निर्णय देने की क्षमता होनी चाहिए। विवाद वस्तु चाहे प्रत्यक्षता हो या सारता वास्तविक रूप से चाहे वह अन्वयिक रूप से वही होने चाहिए। जो विवाद वस्तु है पश्चातवर्ती वाद में, उसमें पूर्ववर्ती वाद में उस विवाद विषय पर सुनवाई और निर्णय होने चाहिए। दोनों सेम पक्षकार होने चाहिए और नहीं तो उनके उत्तराधिकारी होने चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया कि दोनों वाद में जो है पूर्ववर्ती वाद और पश्चातवर्ती वाद होने चाहिए। 2 वाद होने चाहिए, पूर्ववर्ती वाद और पश्चातवर्ती वाद। और दूसरा जो है जिस न्यायालय में पूर्ववर्ती वाद का निर्णय हुआ उसमें पश्चातवर्ती वाद का निर्णय देने की क्षमता होनी चाहिए। विवादक विषय वस्तु जो है चाहे वो प्रत्यक्षता चाहे सारता, दोनों वास्तविक रूप से एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। और दोनों जो है विवाद वस्तु पश्चातवर्ती वाद में, उसमें पूर्ववर्ती वाद में उस विवाद वस्तु की सुनवाई हो जानी चाहिए और दोनों पक्षकार सेम होने चाहिए, चाहे उत्तराधिकार सेम हो। उत्तराधिकारी भी होने चाहिए, मतलब दोनों पक्षकार के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं या दोनों पक्षकार होने चाहिए। अब धारा 12 देखते हैं, अतिरिक्त वाद का वर्जन। जहां वादी को किसी वाद हेतु के संबंध में अतिरिक्त वाद संचित करने से नियमों द्वारा प्रवृत्त किया जाए, मतलब रोक दिया जाए। जहां वादी को किसी वाद हेतु के संबंध में कोई और वाद करने से रोक दिया जाए। ठीक है, वहां किसी ऐसे न्यायालय में जहां सीपीसी लागू है ऐसे वाद हेतु के संबंध में वाद संचित करने का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार और भी उपबंध हैं जो नियमों द्वारा वाद संचित करने से रोकता है, मतलब कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो वाद संचित करने से एक व्यक्ति को रोकता है। धारा 11 रेस जुडिकेटा और आदेश 2 का नियम 2, आदेश 9 का नियम 9, आदेश 22 का नियम 9, आदेश 23 का नियम 1 और सीआरपीसी की धारा 300 और संविधान का अनुच्छेद 20(2). सीआरपीसी की जो धारा 300 है और अनुच्छेद जो है 20(2), ये दोनों थोड़ा सा सेम है और पिछली आगे वीडियो में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा जो है लेक्चर पसंद आए और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।